माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ पीके पवन। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। बच्चों आज हमारा टॉपिक है क्वेश्चन बैंक 2017। आज मैं 2017 के क्वेश्चन बैंक को सोल्व करने वाला हूँ। अब बच्चों मैंने इसके पहले 2023 से लेकर 2018 तक जो भी क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन है मैं कर चुका हूँ। पहले अगर आपको ये 17 का सोल्यूशन समझना है तो आप पहले मेरे सारे क्वेश्चन बैंक को आप एक बार शुरू से देख लो, आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बाबू देख लो, ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था। देख लो 17 का पहला क्वेश्चन क्या है। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन दबा दे ताकि आपको नया वीडियो, रेगुलर नया वीडियो बनता है भाई, और आपको नया अपडेट मिलता रहेगा, है ना। देख लो ये हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देख लो क्वेश्चन कर रहा है किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान होता है ना। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड ए चार्ज हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर। बाबू अगर कोई चार्ज हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर है, देख लो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक चार्ज कंडक्टर है। देख लो ये आपका चार्ज कंडक्टर है, ठीक है, और ये हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर है ना, मतलब खोखला है, ठीक है भाई। तो अब कह रहा है कि इसके भीतर में है ना, इसके अंदर में और विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मान कितना होता है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई खोखला चालक है, अगर कोई स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है, अंदर से खोखला है, ठीक है, अंदर से हॉलो है, ठीक है भाई, तो इस कंडीशन में इसके भीतर का जो विद्युत क्षेत्र होता है ना वो शून्य हो जाता है ना। तो हमारा रियल आंसर कौन हो जाएगा भाई, हमारा विद्युत क्षेत्र शून्य आ जाएगा, सी आंसर आएगा, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर एक बात और मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली भाई यहाँ पे जो है ना विभव शून्य नहीं होता है। सुन लो, विभव का मान शून्य कभी नहीं होगा, है ना। विभव जो है ना एक समान हो जाता है, यूनिफॉर्म होता है। मतलब कि किसी भी बिंदु पर अगर तुम विभव निकालोगे ना, पोटेंशियल निकालोगे ना, तो पोटेंशियल हर जगह सेम आता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र का मान 0 आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब देख लो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सुनो बाबू। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संधारित्र को जिसमें प्रत्येक का धारिता C है श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है कि नहीं। हमारे पास 3 संधारित्र है, 3 कैपेसिटर है, और तीनों को सीरीज में जोड़ दिया गया, ठीक है। अब कह रहा है परिणामी धारिता का मान क्या होगा, ठीक है। देख लो द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट कैपेसिटेंस विल बी। ये रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, ध्यान दो। सबसे पहले तुमको एक बात यहाँ पे याद रखना है, सुनो याद तुमको क्या रखना है बाबू, कि अगर हमको कैपेसिटर का परिणामी निकालना है, ठीक है, अगर हमको कोई कैपेसिटर दिया रहेगा, संधारित्र दिया रहेगा, और अगर हमको उसका रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है भाई, तो इसके लिए देखो फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। देख लो सीरीज के लिए फार्मूला क्या होता है भाई, तो सीरीज के लिए होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, है ना। अगर पैरेलल होगा तो क्या फार्मूला होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। ये फार्मूला तुमको याद रख लेना, ठीक है। अगर ये फार्मूला तुमको याद है तो जितने भी क्वेश्चन है ना सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, है कि नहीं। देख लो अब यही फार्मूला जो है ना प्रतिरोध के लिए बदल जाता है, ठीक है, रेजिस्टेंस के लिए बदल जाता है, ठीक है। अब हम बताओ सीरीज में भाई, तो सीरीज के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे 1/CS इज इक्वल टू, है कि नहीं, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होता है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक का धारिता समान है, ठीक है। एवरी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है ना वो सेम दिया हुआ है, ठीक है। तो भाई हो जाएगा 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, और यहाँ से मैं ऐसे कैलकुलेट करूंगा भाई तो C LCM हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा, है कि नहीं। देख लो, और यहाँ से 1/CS कितना आ गया, ये हो जाएगा आपका 3/C, ठीक है। इसलिए CS अगर निकालेंगे ना तो ये हो जाएगा C/3। ओके देख लो 1/CS इज इक्वल टू आ गया 3/C, है कि नहीं। अगर मैं CS निकालूंगा ना तो C/3 आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। अगर 3 कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो उसके लिए इक्विवेलेंट आ जाता है C/3, हमारा आंसर हो जाएगा C, है कि नहीं। देख लो दूसरा का आंसर C हो गया, है कि नहीं। ये याद रखना है तुमको। अगर ये देखो, अगर तुमको कोई भी क्वेश्चन बनाना है ना तो ये मस्ट है एकदम, ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, है कि नहीं। अब देख लो और थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, सुनो कहता है 2 सेलों को जिसके विद्युत वाहक बल दिया हुआ E1 E2 और आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 है, ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ा गया भाई, इसका समतुल्य विद्युत वाहक बल क्या होगा, है कि नहीं। हमारे पास 2 सेल्स है भाई और दोनों का वोल्टेज दिया हुआ है आपका E1 E2, ठीक है। देख लो, देखो यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा लिखा गया, ठीक है, मैं इसे थोड़ा सुधार देता हूँ, है कि नहीं। जो आपका देख लो ये आपका R1 R2 जो है ना, इसका आंतरिक प्रतिरोध है, इंटरनल रेजिस्टेंस है कि नहीं। ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये इसका, देख लो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गया था, ठीक है। देखो बाबू इसको मैं सुधारता हूँ, ये क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा आपका E1 E2 और ये हो जाएगा आपका R1 R2, है कि नहीं। मतलब सुनो
मतलब क्या है भाई, दो सेल्स है जिसका वोल्टेज पता है E1 E2 है कि नहीं, और इंटरनल रेजिस्टेंस पता है R1 R2, आंतरिक प्रतिरोध पता है, ठीक है। अब कह रहा है कि समतुल्य विद्युत वाहक बल क्या होगा। बाबू इसके लिए समतुल्य विद्युत वाहक बल होता है ना, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैंने सोल्व भी किया था, ठीक है। आप जाके आप देखिएगा मिसलेनियस क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, ठीक है, शुरू में ही आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो वहां पे देखोगे ना तो इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सुनो, यहाँ पे ये इसका जो आंसर है ना बी आएगा, ठीक है। E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 प्लस R2, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हूबहू यही आता है, ठीक है। तो आपको ये आंसर को दिमाग में रखना है कि ये इसका आंसर होगा, है कि नहीं। अगर तुमको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा मिसलेनियस क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन में, है कि नहीं, वहां पे चले जाओ, इसका आंसर मिल जाएगा। देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाबू, लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता कितना होता है, ठीक है। देख लो सुनो, द परमिएबिलिटी, ठीक है, ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। देख लो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का चुंबकशीलता पूछ रहा है, ठीक है, परमिएबिलिटी पूछ रहा है। तो भाई मैग्नेटिक परमिएबिलिटी जो होता है ना फेरोमैग्नेटिक का, वो वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा म्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। देख लो जब भी पूछेगा फेरोमैग्नेटिक का बात करेगा, ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिक में आपका हो जाएगा म्यू वेरी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सुनो। कह रहा है ध्रुव प्रबलता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। ध्रुव प्रबलता है ना, ध्रुव प्रबलता को हम लोग बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। तो पोल स्ट्रेंथ यानी ध्रुव प्रबलता का ऐसा ही मात्रक पूछ रहा है, क्या इसका ऐसा ही मात्रक होगा, है कि नहीं। तो देख लो ध्यान दो, ध्रुव प्रबलता का जो ऐसा ही मात्रक है ना वो एम्पियर मीटर होता है ना, सबको पता है भाई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुनो। कह रहा है विद्युत हीटर में, देख लो ये क्वेश्चन कर रहा है भाई कि विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो है ना, विच एलिमेंट्स इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर। भाई विद्युत हीटर में कौन सा तत्व का यूज करते हैं, कौन सा एलिमेंट का यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो विद्युत हीटर है ना वो नाइक्रोम के तार का बना होता है, ठीक है। देख लो विद्युत हीटर बना होता है किसके तार का, नाइक्रोम के तार का, है कि नहीं। जो विद्युत हीटर बनाया जाता है ना वो नाइक्रोम के वायर से बनाया जाता है, ओके। अब देख लो अगला क्वेश्चन क्या करा भाई, कह रहा है कि शोषित विद्युत ऊर्जा, है ना, ये आपका एक क्वेश्चन है। शोषित विद्युत ऊर्जा मतलब एब्जॉर्ब्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। ये शोषित विद्युत ऊर्जा के साथ क्या आंसर होगा यहाँ पे देख लो, है ना। पहला ऑप्शन में क्या कर रहा है कि आपका विभवांतर के समानुपाती होती है, प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरा में क्या कर रहा है, विभवांतर के व्युत्क्रमानुपाती होती है कि नहीं। और तीसरा में कह रहा है कि विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होती है, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। सुनो, तो जो आपका शोषित विद्युत ऊर्जा होता है ना भाई, देखो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है। देखो इस तरह का अगर हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना रहता है ना, तो एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है V² बाई R इंटू टी, ओके, ये फॉर्मूला होता है। तो भाई ये U जो देख रहे हो ना ये प्रोपोर्शनल किसका है, V² का है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या कर रहा है बताओ, ये तो V² के प्रोपोर्शनल है कि नहीं। तो भाई देखो इसका ऑप्शन क्या कर रहा है बताओ, इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूंगा भाई तो हो जाएगा प्रोपोर्शनल V², है कि नहीं। देख लो क्या कर रहा है कि प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी यह जो है ना विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बाबू, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, है कि नहीं। यानी एब्जॉर्ब्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है ना V² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। V का मान बढ़ने से ये घटेगा, सॉरी बढ़ेगा, V का मान घटने से ये बढ़ जाएगा, सॉरी ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा, है कि नहीं। दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ना कि व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है। सुनो व्हीटस्टोन ब्रिज से हम लोग क्या मापते हैं, क्या माप सकते हैं, ठीक है। तो देख लो सुनो इंपॉर्टेंट है, जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ना वो बेसिकली इससे हम लोग उच्च और निम्न दोनों प्रतिरोध को माप सकते हैं, ठीक है। हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज दोनों तरह का, सॉरी दोनों तरह का रेजिस्टेंस अगर हमको निकालना है, अगर दोनों तरह का प्रतिरोध निकालना है, हाई एंड लो, ठीक है, उच्च और निम्न प्रतिरोध अगर निकालना है तो हम लोग यूज करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का, है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है भाई, ये 4 प्रतिरोध का 4 रेजिस्टेंस का एक कॉम्बिनेशन होता है कि नहीं। और इसका यूज करते हैं रेजिस्टेंस को मेजर करने में, ठीक है। तो भाई इसके द्वारा हम लोग जो रेजिस्टेंस मेजर करते हैं ना वो हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है कि नहीं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 9th नंबर पे देख लो, सुनो। कह रहा है कि एक, सुनो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का है, ठीक है, इसको बनाना पड़ेगा, है कि नहीं। क्वेश्चन क्या करें बाबू कि एक विद्युत धारा का समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। देख लो विद्युत धारा का समीकरण कितना है, देखो विद्युत धारा का समीकरण दिया हुआ I = 0.6 sin 100 πt,
ये हमारा विद्युत धारा का समीकरण है कि नहीं? ये हमारा किसका समीकरण है? विद्युत धारा का। ठीक है, अब कह रहा है विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होगा, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, तो हम लोग उसको पहले लिख लेते हैं कि नहीं। और देखो हम एक जानते हैं पहले से इक्वेशन क्या होता है भाई, ये होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना, ये हमको पहले से पता होता है। ठीक है, ये इक्वेशन हमको पहले से मालूम है भाई कि अगर हम सुनो, अगर हम एसी का क्वेश्चन बनाते हैं, अगर प्रत्यावर्ती धारा का क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, तो ये इक्वेशन हमको पहले से पता होता है। अब दोनों को जब रिलेट करते हैं ना बाबू, दोनों को जब हम लोग इक्वेट करते हैं ना, तो यहाँ से हमको क्या मिलता है बताओ, आई नॉट का वैल्यू कितना आ गया 0.6, देख लो ये 0.6 हो गया है कि नहीं। और ओमेगा कितना आ गया बताओ, ओमेगा तो हो गया 100 पाई, है कि नहीं, क्लियर। देख लो ओमेगा 100 पाई के इक्वल है, और आपका आई नॉट किसके बराबर है, 0.6 के बराबर है। हमको पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी क्या होगा, आवृत्ति पूछ रहा है, तो बताओ आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा बाई 2 पाई, ये आवृत्ति का फॉर्मूला है। ये हो जाएगा 100 पाई बाई 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 50, है ना। तो हमारा आंसर कौन होगा बाबू, 50 आंसर आ जाएगा। ओके, ये हमारा 50 हर्ट्ज हो जाएगा, है कि नहीं। देख लो ये 50 हर्ट्ज हमारा आंसर आएगा। जो आवृत्ति जो होता है ना, उसका मात्रक हर्ट्ज होता है। सुन लो, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है कि नहीं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, ठीक है। तो क्या कर रहा है 10 नंबर क्वेश्चन, सुनो। कह रहा है कि प्रतिघात का ऐसे मात्रक क्या होगा। प्रतिघात का नाम तुम लोग सुना होगा, रिएक्टेंस इसको बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस। तो रिएक्टेंस का यूनिट पूछ रहा है भाई, रिएक्टेंस का यूनिट क्या होता है। आपको पता है कि सुनो, जैसे अगर हम एसी करंट पढ़ते हैं, ठीक है, तो एसी करंट में ना जो आपका, सुनो, एसी करंट में जो रेजिस्टेंस होता है ना, उसी को रिएक्टेंस कहा जाता है। ठीक है, तो एसी करंट के रेजिस्टेंस को रिएक्टेंस बोलते हैं। अब कह रहा है रिएक्टेंस का यूनिट क्या होगा भाई, तो रिएक्टेंस का बताओ, रेजिस्टेंस का तो ओम होता है, तो ये भी तो एक तरह का रेजिस्टेंस ही है ना, इसका भी ओम हो जाएगा, है कि नहीं। तो रिएक्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा, है कि नहीं। देख लो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सुनो। देखो अगर इस क्वेश्चन में पूछेगा ना कि इम्पीडेंस का यूनिट क्या होगा, इम्पीडेंस का, ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रतिबाधा। तो अगर बाबू प्रतिबाधा का यूनिट पूछ दिया ना, तो इसका भी होता है ओम ही होता है, क्योंकि ये भी एक तरह का रेजिस्टेंस है ना। यह एसी करंट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है, ठीक है कि नहीं। एसी करंट के सार्थक प्रतिरोध को ही कहा जाता है आपका रिएक्टेंस, है कि नहीं। चलो आगे ध्यान दो, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुनो। अगला क्वेश्चन में कह रहा है बाबू, सुनो। अब भाई हमारे पास देख लो क्या क्या दिया हुआ, देख लो शीर्ष धारा पता है, ठीक है, शीर्ष धारा पता है, ठीक है भाई, ये शीर्ष धारा और वर्ग माध्य मूल धारा दो पता है, ठीक है, यानी पीक करंट पता है और रूट मीन स्क्वायर करंट पता है। अब कह रहा है दोनों के बीच कौन सा संबंध सही है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आई आर एम एस का फॉर्मूला जो होता है ना, आई आर एम एस इज इक्वल टू हो जाता है आई नॉट बाई √2, है कि नहीं। तो अगर यहां से मैं आई नॉट निकालूंगा ना भाई, तो हो जाएगा √2 इंटू आई आर एम एस, है कि नहीं। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देख लो ये आई नॉट है, ठीक है, आई नॉट बराबर कितना है, ये है आपका √2 इंटू आई आर एम एस, है कि नहीं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन है। ओके, यही इसका आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। अब देख लो क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, सुनो 12 नंबर क्वेश्चन। देखो 2017 का जो क्वेश्चन का लेवल था ना, बहुत ज्यादा टफ नहीं था, क्वेश्चन लेवल बिल्कुल आसान था, ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं, ठीक है। देख लो क्या कहता है क्वेश्चन, सुनोगे। कह रहा है कि एक निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति स्पष्ट देखने के लिए व्यवहार करता है ना। ए नियर साइटेड पर्सन बिहेव्स टू सी क्लियरली। अगर किसी आदमी को निकट दृष्टि दोष है, अगर किसी आदमी को नियर साइटनेस है, मायोपिया है, ठीक है, तो कौन सा लेंस का यूज करता है बताओ। तो भाई जिस आदमी को निकट दृष्टि दोष रहता है वो अवतल का यूज करता है, कॉनकेव का, है कि नहीं। और जिसको दूर रहता है वो उत्तल का यूज करता है, कॉन्वेक्स का यूज करता है, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष वाला जो आदमी है ना, वो अवतल का यूज करता है, ये बात दिमाग में क्लियर कर लेना है, ठीक है। आंसर कौन हो जाएगा भाई, बी। देख लो कॉनकेव लेंस हो जाएगा, है कि नहीं। एक जो अगर किसी आदमी को नियर साइट है तो वो कॉनकेव का यूज करेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। 13 क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, कंसेप्चुअल है, इसको समझना है। ध्यान दो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है ना कि कांच से हवा में सुन लो, प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम कहां पर होता है, ठीक है। द क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट इज लोवेस्ट व्हेन एंटरिंग एयर टू ग्लास। सबसे पहले तुमको जानना पड़ेगा क्रिटिकल एंगल डिपेंड किस पे करता है।
ठीक है, देख लो। हमको पता है भाई कि जो लैम्डा होता है ना, सुनो, रेड का लैम्डा ज्यादा होता है किससे? वायलेट से। ये सबको पता है कि नहीं? तरंगदैर्घ्य रेड का ज्यादा होता है वायलेट के रेस्पेक्ट में, है कि नहीं? अब देख लो, हम ये भी पढ़े हैं कि जो म्यू है ना, देख लो म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तनांक है, तो 1/लैम्डा के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, देख लो, ये आपका म्यू के लिए फार्मूला आता है कि नहीं? ये म्यू प्रोपोर्शनल किसका होता है? 1/लैम्डा का और 4 का, है कि नहीं? ये चीज मैंने पढ़ा भी था, लाइट में भी पढ़े है कि नहीं? क्लियर? या तो हम ऐसे कह सकते हैं कि म्यू प्रोपोर्शनल 1/लैम्डा, यानी लैम्डा, सुनो, यानी म्यू जो है ना लैम्डा पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है बाबू? लैम्डा पे डिपेंड करता है। ठीक है, देख लो, ये हमारा रिलेशन होता है म्यू का। ठीक है, क्लियर? देखो 1/4 पे आई करता है। ठीक है, वहां पे मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया था, आई डिपेंड करता है, यानी आई क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन का मात्रा जो है, ठीक है, वो उसका रिलेशन ये होता है कि नहीं? तो आप बताओ, लैम्डा म्यू प्रोपोर्शनल क्या होता है? 1/लैम्डा। अब लैम्डा बढ़ने से जिसका लैम्डा ज्यादा होगा उसका म्यू कम होगा। अब बताओ, लैम्डा तो ज्यादा रेड का होता है, इसलिए म्यू रेड का क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, है कि नहीं? तो सुन लो, वायलेट का म्यू ज्यादा होगा किसके रेस्पेक्ट में? रेड के रेस्पेक्ट में, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं? अब देख लो, अब तुमको ये भी पता है कि आपका जो म्यू है ना, सुनो, जो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है ना, साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है बाबू क्रिटिकल एंगल का, वो क्या होता है? 1/म्यू होता है। यानी थीटा सी डिपेंड करता है म्यू पर। जिसका म्यू ज्यादा होगा उसका थीटा कम होगा, जिसका म्यू कम होगा उसका थीटा ज्यादा हो जाएगा। अब बताओ, म्यू ज्यादा वायलेट का है तो थीटा तो इसका कम हो जाएगा ना, तो रेड का हो गया ज्यादा और सबसे कम किसका हो गया? सबसे कम हो, सॉरी, ये आपका थीटा का बात हो रहा है। ठीक है, ये थीटा है, क्रिटिकल एंगल है। ठीक है, क्रिटिकल एंगल ज्यादा किसका होता है भाई? रेड का, और कम किसका होता है? वायलेट का। ठीक है, वायलेट का क्रिटिकल एंगल सबसे कम होता है। देख लो, ये वायलेट है। क्लियर? ये बात एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर तुम ये बात क्लियर करोगे तो यहाँ से 4-5 क्वेश्चन बन जाते हैं एकदम क्लियरली। सबसे पहला बात क्या था कि आपका जो लैम्डा है ना, वो आर का ज्यादा होता है भी के रेस्पेक्ट में, है कि नहीं? सबसे ज्यादा होता है आर का, फिर सबसे कम होता है भी का, है कि नहीं? अब देख लो, म्यू प्रोपोर्शनल होता है 1/लैम्डा, तो यहाँ से सुनो, लैम्डा जिसका ज्यादा होगा उसका म्यू कम होगा। तो आप बताओ, लैम्डा ज्यादा किसका था? रेड का, तो सबसे कम किसका होगा? म्यू तो कम रेड ही का होगा, तो सबसे ज्यादा म्यू किसका हो गया? वायलेट का हो गया, है कि नहीं? अब फॉर्मूला एक होता है क्रिटिकल एंगल का, क्रांति कोण का फॉर्मूला होता है 1/म्यू। अब यहां से देख लो, यानी सुनो, म्यू जिसका ज्यादा होगा उसका क्रांति कोण कम होगा, क्रिटिकल एंगल क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक है, म्यू ज्यादा किसका बताओ? भी का है, तो भी का सबसे कम हो जाएगा क्रिटिकल एंगल। अब क्वेश्चन में क्या करें बाबू कि किसका लोवेस्ट होगा? सबसे कम किसका होता है? बताओ, सबसे कम किसका होगा भाई? तो सुनो, हाँ, सबसे कम जो है ना बैंगनी रंग का होता है, वायलेट का होता है। देखो यहाँ पर वायलेट होना चाहिए, है कि नहीं? देख लो, यहाँ पे जो तुम देख रहे हो ना, इसका ये होना चाहिए वायलेट, यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? वायलेट हो जाएगा। ठीक है, यानी बैंगनी रंग का सबसे कम होता है। ठीक है भाई, देखो हिंदी में ठीक लिखा हुआ है लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, है कि नहीं? तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा? वायलेट, है कि नहीं? देख लो, 14 क्वेश्चन क्या कहता है, सुनो, 14 क्वेश्चन में कह रहा है ना, देख लो 14 क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक म्यू है तो न्यूनतम विचलन क्या होगा, है ना? पतला प्रिज्म का अपवर्तनांक म्यू है भाई, तो उसका न्यूनतम विचलन क्या होगा, है कि नहीं? देख लो, द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ थिन प्रिज्म हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। देख लो, तो आपको बताया गया था कि लैम्डा का जो मिनिमम वैल्यू होता है ना प्रिज्म के केस में, म्यू -1 × a होता है। ठीक है, ये डायरेक्टली फार्मूला है इसका। ठीक है, कितना हो जाएगा आंसर? बी, म्यू -1 × a, है कि नहीं? चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे बाबू कि प्रकाश के अनुप्रस्थ, सुनो, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करता है? कन्फर्म्स द ट्रांसवर्स वेव नेचर ऑफ लाइट, है ना? प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, इस बात की पुष्टि किसके द्वारा हुआ? कौन सा लॉ के द्वारा हुआ, है कि नहीं? और प्रकाश के किस फेनोमेना के द्वारा हुआ? ठीक है, तो भाई प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश एक ट्रांसवर्स वेव है भाई। इसके लिए रीजन जो बना ना, वो ध्रुवन बना, पोलराइजेशन बना, है कि नहीं? ये दिमाग में रखना है। प्रकाश के पोलराइजेशन के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि वो एक अनुप्रस्थ तरंग है, वो एक ट्रांसवर्स वेव है कि नहीं? देखो इधर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुनो, अगला क्वेश्चन कर रहा है भाई कि सुनो, एक लेंस दिया हुआ है। देखो इस क्वेश्चन को ना मैंने अभी तक कम से कम भी 10 बार बनाया होगा। ठीक है, समझ लो, 10 बार से कम नहीं बनाया होगा इसे में। जो लड़का शुरू से क्वेश्चन बैंक को सोल्व कर रहा है ना, उसके लिए क्वेश्चन चटनी एकदम हलवा है उसके लिए, है कि नहीं? क्या होगा इसका आंसर? देख लो, कहता है कि एक लेंस है भाई जिसका म्यू दिया हुआ है 1.5। सुनो, म्यू लेंस का म्यू कितना है? 1.5 है कि नहीं? अब देख लो,
अब कहता है सुनो, अब इसको जिस माध्यम में लेगा ना उसका भी म्यू दिया हुआ है 1.5, ठीक है। मीडियम का भी जो म्यू है ना वो भी 1.5 है। सुनो, अगर कोई लेंस हमको दिया हुआ है भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है इस, ठीक है। अगर कोई लेंस मुझे पता है कि नहीं, और सुनो, आप जितना लेंस का पहले जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जितना उसका अपवर्तनांक है, और जिस चीज में लेगा ना उसका भी उतना ही है, तो इस केस में बार बार मैं बोला हूं भाई कि अगर म्यू दोनों मीडियम का सेम हो गया, जितना पहले था लेंस का उतना अगर म्यू बाद में भी है, ठीक है, तो इस केस में जो हमारा फोकल लेंथ होगा ना, देख लो फोकल लेंथ हो जाएगा कितना, इन्फिनिटी हो जाएगा। देख लो मीडियम का जो फोकल लेंथ अगर निकालेंगे ना भाई तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा। ओके, तो ये चीज को एकदम दिमाग में रखना है। मैंने इसका सोल्यूशन भी किया भाई, ठीक है। इसको मैं कम से कम 10 बार बताया होगा, है कि नहीं। तो जो लड़का इसको नहीं बना पा रहा है, जो लड़का से आंसर नहीं आ पा रहा है, वो जाके क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन देखो, इसके प्रीवियस वाला, ठीक है, उसमें सारा चीज मैंने बताया है कि नहीं। आंसर कौन हो जाएगा हमारा, इन्फिनिटी, है कि नहीं। चलिए 17 क्वेश्चन क्या कहता है, सुनो। 17 में कह रहा है बाबू कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होता है, ठीक है भाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होता है ना उसका प्रोपेगेशन का डायरेक्शन क्या होता है भाई, तो ये हो जाएगा ई क्रॉस बी के समांतर, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई क्रॉस बी के समांतर, ठीक है। जो विद्युत चुंबकीय तरंग है ना उसका संचरण का जो दिशा होता है ना वो ई क्रॉस बी के समांतर होता है। क्लियर। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर क्या है बताओ। इस बार क्वेश्चन नंबर है आपका क्या, 18 नंबर है। 18 क्वेश्चन क्या कहता है, सुनो। 18 क्वेश्चन में कह रहा है बाबू, चुंबकीय क्षेत्र बी और विद्युतीय क्षेत्र ई के अनुसार बी बाई ई का मात्रक क्या होगा। देख लो हमको ना बी बाई ई का मात्रक पूछ रहा है भाई। बी बाई ई, बी क्या है भाई, मैग्नेटिक फील्ड है, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड का जब यूनिट निकालेंगे ना भाई तो उसके लिए देखो एक फार्मूला यूज करते हैं। फार्मूला होता है एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, है ना। क्यू भी क्रॉस बी होता है, ठीक है, क्यू भी भी साइन थीटा होता है। ओके, अब देखो यहां से बी अगर निकालूंगा ना भाई तो हो जाएगा आपका कितना, एफ एम बाई क्यू भी साइन थीटा, यानी इसका हो जाएगा न्यूटन बाई क्यू क्या है, चार्ज है ना, आवेश है, तो इसका यूनिट क्या होगा भाई, कूलम हो जाएगा। और भी का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, ये सेकेंड ऊपर चला गया, न्यूटन सेकेंड बाई कूलम मीटर हो गया, है कि नहीं। अब देख लो तो बी का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड बाई कूलम मीटर, ठीक है, ये बी का हो गया, है कि नहीं। अब बाई में देख लो ई का क्या होगा, ई तो विद्युत क्षेत्र है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, तो ई के लिए फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाई चार्ज, है ना, फोर्स बाई चार्ज होता है कि नहीं। अब देख लो तो जब इसका फोर्स बाई चार्ज होता है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम, है कि नहीं। ये हो जाएगा आपका न्यूटन बाई कितना, कूलम। अब ये इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा आपका न्यूटन सेकेंड बाई कूलम मीटर इंटू कूलम बाई न्यूटन, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, कूलम से कूलम कैंसिल, बच गया एस बाई एम, यानी एस एम माइनस वन हो जाएगा, एस एम माइनस वन, है कि नहीं। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, एस एम माइनस वन, है कि नहीं। अगर हमको बी बाई ई का, सुनो, अगर हमको बी बाई ई का उसके यूनिट का बी बाई ई का क्या निकालना है, मात्रक निकालना है, क्या उसका मात्रक क्या होगा, उसका यूनिट क्या होगा, तो इस तरह से निकाल सकते हैं। क्लियर। अब देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, सुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन में करा है बाबू, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है, कह रहा है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है ना, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है ना वो किस पर डिपेंड करता है, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स, अगर इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स है उसका एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है ना, और बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये थ्योरी एक तरह का है कि नहीं। अगर तुमने थ्योरी पढ़ा होगा तो ये चीज तुमको पता होगा, है कि नहीं। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका इंटेंसिटी ऑफ लाइट, है कि नहीं। जो सुनो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन का जो ऊर्जा है ना भाई, एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन है ना, वो डिपेंड किस पे करता है बताओ, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे करता है। ओके, तो आंसर हो जाएगा ए। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुनो। कह रहा है कि इनमें से कौन आवेश रहित है, मतलब कौन सा ऐसा पार्टिकल है भाई इसमें चार्ज नहीं है, आवेश नहीं है, ठीक है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है और 4 में से कौन आवेश रहित है, ठीक है। तो मैं तुमको बता देता हूं भाई कि जो फोटोन होते हैं ना उस पर कोई चार्ज नहीं होते हैं, ठीक है। फोटोन चार्जलेस होता है कि नहीं। फोटोन कैसे चार्जलेस है, जब फोटोन को हम पास करवाते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में ना तो वो किसी के द्वारा डिफ्लेक्ट नहीं होता है ना। तो हम कह सकते हैं कि फोटोन जो है ना आवेश रहित है, यानी आवेश उसमें नहीं है, ठीक है। तो आंसर कौन हो जाएगा हमारा, बताओ, आंसर डी हो जाएगा। चलिए 21 में क्या कहता है, सुनो। और 21 में कह रहा है बाबू,
देखो 21 क्वेश्चन बड़ा ही तगड़ा कंसेप्ट का है, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और प्रत्येक बच्चा को इसे बनाना चाहिए, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, सुनो। कह रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है, ठीक है। विच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डज नॉट लाइज इन द इंफ्रारेड। कौन कौन अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है, ठीक है। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा ना लाइमन का, ठीक है। लाइमन का नाम सुना होगा। लाइमन सीरीज का जब बात करते हैं ना भाई, तो लाइमन पड़ता है पराबैंगनी भाग में, ये पराबैंगनी में पड़ता है, ठीक है। ये लाइमन का बात हो रहा है, ठीक है। और लाइमन के बाद अगर मैं बात करूंगा ना बामर का, तो ये पड़ता है दृश्य भाग में, है कि नहीं, क्लियर। और बाकी देख लो, बाकी और भी जो आपका बाकी और भी जो तीन है ना, और बाकी पास्चन ब्रैकेट और फुंड जो है ना भाई, इसका नाम है पास्चन, इसका नाम है ब्रैकेट, इसका नाम है फुंड। अब ये जो है ना, ये तीनों का तीनों जो है ना भाई, ये पड़ता है किसमें बताओ, ये पड़ता है अवरक्त में। इसको इंफ्रारेड कहते हैं, ठीक है, इंफ्रारेड। इसको क्या बोलते हैं, विजुअल बोलते हैं, है कि नहीं। देखो इधर ध्यान दो। तो बाबू अब कह रहा है क्वेश्चन में कि कौन सा श्रेणी जो है ना अवरक्त में नहीं पड़ता है, अवरक्त में नहीं पड़ता है। देख लो अवरक्त में कौन नहीं पड़ रहा है भाई, देख लो लाइमन नहीं पड़ रहा है, बामर नहीं पड़ रहा है, ठीक है। देख लो लाइमन और बामर नहीं पड़ रहा है, ठीक है। देख लो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, लाइमन, है कि नहीं। सुन लो फुंड और ब्रैकेट जो है ना वो तो अवरक्त में है, पास्चन भी अवरक्त में है कि नहीं। लेकिन जो लाइमर और बामर जो है ना वो अवरक्त में नहीं पड़ता है। देख लो ये आपको याद रखना है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप ये याद रखिएगा ना तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा, है कि नहीं। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, लाइमन, ठीक है। देख लो आगे 22 में क्या कर रहा है, सुनो। अब कह रहा है कि हाइड्रोजन, सुनो क्वेश्चन में कह रहा है बाबू कि हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। उसके दूसरी बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी, है ना। हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में, ठीक है, देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन इट्स सेकेंड बोर ऑर्बिट विल बी। बाबू देख लो अगर हमको एनर्जी निकालना है हाइड्रोजन परमाणु के लिए, ठीक है, तो इसके लिए एक फार्मूला अप्लाई करते हैं -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर जेड क्या है बताओ, जेड है आपका एटॉमिक नंबर, इसको बोलते हैं परमाणु संख्या, ठीक है। और यहां पर एन क्या है, ये नंबर ऑफ ऑर्बिट है, इसको बोलते हैं क्या, कक्षा की संख्या, ठीक है। आपको ये याद कर लेना, अगर ये याद रहेगा तो ये बन जाए। देखो इसी से सारा बनता है। अब तुम तो ये नहीं देखो, अब मान लो कि यहां पर कह रहा है कि दूसरी बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या होगा, फिर कहेगा तीसरा में क्या होगा, चौथा में क्या होगा, पांचवा में क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है भाई, सिंपल है। बात हाइड्रोजन परमाणु का हो रहा है। अब बताओ जेड का वैल्यू कितना होगा, हाइड्रोजन के लिए जेड कितना होता है, 1 होता है कि नहीं। अब यहां से एनर्जी हमको निकालना है पहला में, तो पहला के लिए क्या हो जाएगा, -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर भाई। अब पहला में नंबर ऑफ ऑर्बिट का आ रहा है, कक्षा की संख्या। अब बताओ पहला ऑर्बिट में तो एन का मान 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर, तो पहला में इतना ही होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है कि नहीं। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा। अब दूसरा में पूछ रहा है बाबू, तो दूसरा में कितना हो जाएगा बताओ, -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो यहाँ पर ऑर्बिट चेंज किया, ऑर्बिट यहाँ पर दूसरा है तो एन का मान 2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जेड तो वही रहेगा ना, एटम तो एटॉमिक नंबर तो वही रहेगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो चेंज नहीं करेगा, है कि नहीं। तो यहां से मैं इसे अगर डिवाइड करता हूं भाई, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा आपका -13.6 बाई 4, यहां से -2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया -2.4, सॉरी -3 पॉइंट हो जाएगा, है कि नहीं। देख लीजिए -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बाबू सेकेंड, सुनो सेकेंड ऑर्बिट में ना, सेकेंड ऑर्बिट में यही फार्मूला होता है। आपको मेन फार्मूला क्या है, मेन फार्मूला हमारा ये है, ये याद कर लेना है, ठीक है। अगर ये याद रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन को तुम बना सकते हो। अब कहता है कि थर्ड ऑर्बिट में क्या होगा, तीसरा कक्षा में क्या होगा, ठीक है। तो एन का मान 3 रख देते हैं यहाँ पर, तो कितना हो जाता है यहाँ पर बाई 9 करते। अब भागा दो 13.6 में 9 से, तो जो आंसर आएगा वो तीसरा ऑर्बिट का हो जाएगा।
अगर 4 से पूछेगा चौथा में क्या होता है, ठीक है, तो हम यहाँ 4 के स्क्वायर करेंगे तो 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आपको याद करने का तरीका है, ये मेन फार्मूला को याद कर लो और बाकी क्वेश्चन बना लो, है कि नहीं। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाबू, जितने समय में किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है उसे कहते हैं, ठीक है। देख लो क्या कर रहा है, सुनो। द टाइम टेकन बाई द अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस टू बिकम हाफ ऑफ इट्स इनिशियल रिजल्ट इज कॉल्ड, है ना। जितने समय में अपने प्रारंभिक मान का आधा हो जाता है ना, उसी को हम अर्ध आयु कहते हैं, है ना। हाफ लाइफ क्या बोलते हैं उसको, हाफ लाइफ बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अर्ध आयु, है कि नहीं, हाफ लाइफ। देख लो 23 का आंसर हो जाएगा हाफ लाइफ। 24 में आते हैं, क्या कहता है, सुनो। कह रहा है कि बीटा किरणें विक्षेपित होती है, ठीक है। बीटा किरणें कहाँ विक्षेपित होगा, देख लो। कह रहा है कि पहला में कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में भाई, ग्रेविटेशनल फील्ड में, और सेकंड में कह रहा है भाई केवल चुंबकीय क्षेत्र में, थर्ड में कह रहा है कि केवल विद्युतीय में, फोर्थ में कह रहा है कि दोनों में, है ना, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ में, ठीक है। तो भाई बीटा किरणें जो होता है ना, सुनो ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है ये बीटा किरणें जो है ना, एक तरह का, सुनो, एक होता है अल्फा किरण, होता है बीटा किरण, है कि नहीं। तो अल्फा किरण होता है हीलियम का न्यूक्लियस, है कि नहीं। और सुनो, अब बीटा किरण जो है एक तरह का चार्ज होता है कि नहीं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, ठीक है ना भाई। तो ये कह रहा है विक्षेपित कहाँ पे होता है, तो भाई ये दोनों विक्षेपित होगा। अब चार्ज है दोनों में विक्षेपित होगा ना, इलेक्ट्रिक में भी होगा, मैग्नेटिक में भी होगा, है कि नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। चलो 25 क्या कह रहा है, सुनो। 25 क्वेश्चन कह रहा है बाबू, सुनो। एन टाइप जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया गया द्रव्य होना चाहिए। टू ऑब्टेन एन टाइप्स जर्मेनियम द इम्प्योरिटी एडेड टू जर्मेनियम शुड बी। अगर हमको एन टाइप प्राप्त करना है भाई, ठीक है, तो एन टाइप में कौन सा इम्प्योरिटी मिलाते हैं। देखो सबसे पहले बात समझ लो मेरा, दो टाइप का सेमीकंडक्टर होता है, एक होता है पी टाइप, एक होता है एन टाइप, है कि नहीं। पी टाइप का नाम क्या है, पॉजिटिव टाइप, और एन टाइप का नाम क्या है, नेगेटिव टाइप, है कि नहीं। तो भाई सुनो, पी टाइप में ना हम लोग इम्प्योरिटी के रूप में, सुनो, क्या मिलाते हैं, देख लो, ट्राईवैलेंट मिलाते हैं, त्रिसंयोजी मिलाते हैं, ठीक है। पी टाइप में ट्राईवैलेंट मिलाएंगे। अब बताओ एन टाइप में क्या मिलाएंगे, तो पेंटावैलेंट मिलाएंगे, है कि नहीं। तो ये आपको हो जाएगा क्या, पेंटावैलेंट। अगर सुनो, अगर ये रहता कि पी टाइप रहता, एन टाइप की जगह पी टाइप रहता, ठीक है, तो पी टाइप अगर कुछ अर्धचालक है, पी टाइप अगर कुछ सेमीकंडक्टर है, तो उसमें इम्प्योरिटी यानी अशुद्धि के रूप में ना हम लोग मिलाते हैं क्या, एन ट्राईवैलेंट, त्रिसंयोजी। जैसे एल्युमिनियम हो गया ट्राईवैलेंट में, है कि नहीं, कोई दिक्कत। एल्युमिनियम के आउटर मोटर में कितने 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो ट्राईवैलेंट कहलाता है। उसी तरह से अगर बात करेंगे हम लोग एन टाइप चाहिए तो पेंटावैलेंट मिलाएंगे। वैसा एटम जिसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको पेंटावैलेंट कहा जाता है कि नहीं। तो ये तुम लोग को दिमाग में आ गया होगा, ठीक है भाई। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डायोड का उपयोग करते हैं एक, है ना, डायोड यूज्ड एज ए। डायोड का उपयोग किसके लिए किया जाता है, सुनो। तो आपको पता है कि डायोड का जो यूज करते हैं ना, वो रेक्टिफायर के लिए करते हैं। किसके लिए भाई, रेक्टिफायर, है कि नहीं। डायोड का यूज करते हैं रेक्टिफायर के जैसा, ठीक है। रेक्टिफायर क्या होता है भाई, रेक्टिफायर एक इंस्ट्रूमेंट है, रेक्टिफायर एक मशीन होता है, ठीक है। रेक्टिफायर का काम क्या है भाई, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, है कि नहीं। देखो डीसी को एसी में कौन कन्वर्ट करता है, आपका इन्वर्टर जो है ना डीसी को एसी में बदलता है, ठीक है। लेकिन जो रेक्टिफायर है ना वो एसी को डीसी में चेंज करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, रेक्टिफायर। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुनो। अब कर रहा है नैंड गेट का बात कर रहा है भाई। नैंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या है, नैंड गेट के लिए, ठीक है, ध्यान दो। देखो नैंड गेट के लिए हम, देखो नैंड गेट को हम इस तरह से बनाते हैं। देखो ये नैंड गेट का फिगर हो गया, ये आपका ए हो गया, बी हो गया, ये आपका बाई हो गया, ठीक है। तो नैंड गेट के लिए बाई का जो फार्मूला होता है ना, ए इंटू बी होता है, उसका रेकरिंग हो जाएगा, है कि नहीं। अगर रहता है नॉर गेट, सुनो नॉर गेट रहता है ना भाई, तो नॉर गेट में हो जाता है बाई इज इक्वल टू ए प्लस बी का रेकरिंग। ये नॉर के लिए है, ठीक है। ये किसके लिए है, नॉर गेट के लिए, ठीक है। नॉर का मतलब क्या, और प्लस नॉट को नॉर बोलते हैं। अगर नैंड है भाई तो नैंड क्या होता है, एंड प्लस नॉट। एंड गेट में जब नॉट को मिलाते हैं तो नैंड बन जाता है। एंड गेट के लिए बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, ये होता है ए इंटू बी। एंड के लिए कितना होता है, ए इंटू बी हो जाता है, ठीक है। और नॉट के लिए सुनो, और नॉट है तो उस पर रेकरिंग दे देंगे हम लोग, तो ए इंटू बी का रेकरिंग हो गया। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 27 था भाई। अब देखो इसका आंसर कौन होगा, बताओ। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए इंटू बी का रेकरिंग हो जाएगा, है कि नहीं। और देखिए 28 नंबर क्या कर रहा है, सुनो। ये लास्ट क्वेश्चन है भाई, इस
टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है भाई कि पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है, ठीक है। अब जितने अधिकतम दूरी तक इस टावर को प्रसारण पहुंचेगा वह है, ठीक है। द हाइट ऑफ टीवी ट्रांसमिशन टावर एट सम प्लेस ऑन अर्थ इतना, द मिनिमम डिस्टेंस टू विच ट्रांसमिशन ऑफ दिस, ठीक है। अब देख लो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ, देख लो जो एच दिया हुआ है ना, ये है आपका 245 मीटर। इसको किलोमीटर में चेंज करो कितना हो जाएगा, 245 बाई 1000 किलोमीटर, यानी 245 गुना 10 के पावर -3 किलोमीटर, है कि नहीं। चेंज कर दिए, क्लियर, ये आपका किलोमीटर हो गया, है कि नहीं। अब देख लो, अब क्या दिया हुआ है सुन लो। अर्थ का जो रेडियस होता है ना बाबू, रेडियस अर्थ का होता है 6400 किलोमीटर, ये अर्थ का रेडियस है, ओके। सुन लो, अब कह रहा है क्या कि अब बताओ, अब अधिकतम दूरी पूछ रहा है ना कि जहां तक इसका प्रसारण पहुंचेगा, यानी डी बराबर क्या, वाट, हमको डी निकालना है। तो भाई सुनो, डी के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं भाई, जो डी के लिए फॉर्मूला होता है ना, डी इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, √2HR, ये डी के लिए फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो कितना आएगा, देख लो ये हो जाएगा आपका कितना, √2 इंटू एच कितना था बताओ, एच आपका कितना था 245 गुना 10 के पावर -3 इंटू आर कितना है 6400 किलोमीटर होता है ना बाबू। ये रेडियस जो होता है ना अर्थ का 6400 होता है, ठीक है। देख लो ये जो हमारा आंसर है ना किलोमीटर में आएगा, क्योंकि मैंने सारा डाटा को किलोमीटर में चेंज कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारा टोटल जो डाटा है ना वो किलोमीटर में आ जाएगा, है कि नहीं। आप देख लीजिए, सुनो ये टोटल डाटा है किलोमीटर में, जब इसको मैं सॉल्व करूंगा ना भाई तो इसका आंसर आ जाएगा 56 किलोमीटर, है कि नहीं। देख लो जब इसका आंसर है ना 56 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। जब तुम इसको सॉल्व करोगे भाई, सॉल्व करके एक बार देख लेना, है कि नहीं, कितना आंसर आता है। तो ये हमारा 56 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर कौन होगा इसमें, देख लो हमारा करेक्ट आंसर कौन होगा बताओ। जो करेक्ट आंसर है ना वो हमारा 56 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2027 का क्वेश्चन था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बाबू, ठीक है। और देख लो इसी तरह से मैं 2017 का क्वेश्चन था, ठीक है। उसी तरह 2016, 15, 14, 9 तक मैं सोल्व करूंगा। आपका काम क्या है, बारी बारी से सारे क्वेश्चन मैं को सोल्व करना। अगर तुम चाहते हो ना कि हमारा तैयारी बेहतर हो, प्रिपरेशन बेहतर हो हमारा, है कि नहीं, बोर्ड एग्जाम 2024 का, तो उसके लिए बेहतर कंटेंट है, बेहतर टॉपिक्स है, ये सब बेहतर क्वेश्चन है। सुनो जितना भी तुम क्वेश्चन बनाते हो ना भाई, क्वेश्चन बैंक या कुछ भी बनाते हो, ठीक है, जितना भी मॉडल पे बनाते हो तो सारा क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन आता है। एक बार अगर तुम कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन बैंक बना लिया तो बाकी चीज बनाने का जरूरत नहीं है ना। तुम 100% स्कोर कर पाओगे, है कि नहीं, तुमको ऑब्जेक्टिव में कभी दिक्कत नहीं होगा, है कि नहीं। तो चलो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।